नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की सबसे मुख्य रचना वोल्गा से गंगा का एक कहानी निशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निशा। देश वोल्गा तट, ऊपरी जाति हिंदी यूरोपीय, काल 600 ईसा पूर्व। भाग 1। दोपहर का समय है। आज कितने ही दिनों के बाद सूर्य का दर्शन हुआ। यद्यपि इस 5 घंटे के दिन में उसके तेज में तीक्ष्णता नहीं है, तो भी बादल, बर्फ, कोहरे और झंझा से रहित इस समय चारों ओर फैलती सूर्य की किरणें देखने में मनोहर और स्पर्श से मन में आनंद का संचार करती हैं। चारों ओर का दृश्य सघन नील नभ के नीचे पृथ्वी कर्पूर सी श्वेत हिम से आच्छादित है। 24 घंटे से हिमपात न होने के कारण दानेदार होते हुए भी हिम कठोर हो गया है। यह हिम वासना धरती दिगंत व्याप्त नहीं है, बल्कि यह उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ मील लंबी रुपहली टेढ़ी मेढ़ी रेखा की भांति चली गई है, जिसके दोनों किनारों की पहाड़ियों पर काली वन पंक्ति है। आइए इस वन पंक्ति को कुछ समीप से देखें। उसमें 2 तरह के वृक्ष ही अधिक हैं। एक श्वेत बल्कधारी किंतु आजकल निष्पत्र भोजपत्र, और दूसरे अत्यंत सरल उत्कीर्ण समकोण पर शाखाओं को फैलाए हरित या कृष्ण रहित सुई से पत्ती वाले देवदारू। वृक्षों का कितना ही भाग हिम से ढका हुआ है। उनकी शाखाओं और स्कंधों पर जहाँ तहाँ रुकी हुई बर्फ उन्हें कृष्ण श्वेत बना आँखों को अपनी ओर खींचती है, और भयावनी नीरवता का चारों ओर अखंड राज्य है। कहीं से न झिल्ली की झंकार आती है, न पक्षियों का कलरव, न किसी पशु का सही शब्द। आओ इस पहाड़ी के सर्वोच्च स्थान के देवदारू पर चढ़कर चारों ओर देखें। शायद जहाँ बर्फ धरती देवदारू के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़े। क्या यहाँ बड़े बड़े वृक्ष ही उगते हैं? क्या इस भूमि में छोटे पौधे घासों के लिए स्थान नहीं है? लेकिन इसके बारे में हम कोई राय नहीं कह सकते। हम जाड़े के 2 भागों को पार कर अंतिम भाग में हैं। जिस बर्फ में ये वृक्ष गड़े हुए से हैं वह कितनी मोटी है, इसे नापने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हो सकता है यह 8 हाथ या उससे भी अधिक मोटी हो। अब की साल बर्फ ज़्यादा पड़ रही है, यह शिकायत सभी को है। देवदारू के ऊपर क्या दिखलाई पड़ता है? वही बर्फ, वही वन पंक्ति, वही ऊंची नीची पहाड़ी भूमि। हाँ, पहाड़ी की दूसरी ओर एक जगह धुआं उठ रहा है। इस प्राणी शब्द शून्य अरण्यानी में धूम का उठना कौतूहलजनक है। चलो वहाँ चलकर अपने कौतूहल को मिटाएं। धुआं बहुत दूर था, किंतु स्वच्छ निरभ्र आकाश में हमें बहुत समीप मालूम होता था। चलकर अब हम उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। हमारी नाक में आग में पड़ी हुई चर्बी तथा मांस की गंध आ रही है, और अब तो शब्द भी सुनाई दे रहे हैं। ये छोटे बच्चों के शब्द हैं। हमें चुपचाप पैरों तथा सांस की आहट न देकर चलना होगा, नहीं तो वे जान जाएंगे और फिर न जाने किस तरह का स्वागत वे खुद या उनके कुत्ते करेंगे। हाँ, सचमुच ही छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें से सबसे बड़ा 8 साल से अधिक का नहीं है, और छोटा तो 1 वर्ष का है। आधे दर्जन लड़के और एक घर नहीं है, स्वाभाविक पर्वत गुहा है, जिसके पार्श्व और पिछले भाग अंधकार में कहाँ तक चले गए हैं इससे हम नहीं देख रहे हैं, और न देखने की कोशिश करनी चाहिए। और सयाने आदमी, एक बुढ़िया जिसके सन जैसे धूमिल श्वेत केश उलझे तथा जटाओं के रूप में इस तरह बिखरे हुए हैं कि उनका मुंह उनमें ढका हुआ है। अभी बुढ़िया ने हाथ से अपने केशों को हटाया
उसकी भौहें भी सफ़ेद है। श्वेत चेहरे पर छुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो जो जान पड़ती हैं सभी मुंह के भीतर से निकल रही हैं। गुहा के भीतर आग का धुआं और गर्मी भी है, खासकर जहाँ बच्चे और हमारी दादी हैं। दादी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई आवरण नहीं। उनके दोनों सूखे से हाथ पैरों के पास धरती पर पड़े हुए हैं। उनकी आंखें भीतर घुसी हुई है और हल्के नीले रंग की पुतलियां निस्तेज शून्य सी हैं, किंतु बीच बीच में उनमें तेज उछल जाता है, जिससे जान पड़ता है कि उनकी ज्योति बिल्कुल चली नहीं गई है। कान तो बिल्कुल चौकन्ने मालूम होते हैं। दादी लड़कों की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही जान पड़ती हैं। अभी एक बच्चा चिल्लाया, उसकी आंख इधर घूमी। 12-13 बरस के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की। कद दोनों के बराबर है। दोनों के केस जरा सा पीलापन लिए सफ़ेद हैं, बुढ़िया की भांति, किंतु ज़्यादा चमकीले, ज़्यादा सजीव। उनका शरीर पीवर, पुष्ट, अरुण, गौर। उनकी आंखें विशाल, पुतलियाँ घनी नीली। लड़का चिल्ला रो रहा है। लड़की खड़ी एक छोटी सी हड्डी को मुंह में डाले चूस रही है। दादी ने बुढ़ापे के कंपित स्वर में कहा, अगिन आ, अगिन यहाँ, दादी यहाँ है। अगिन उठ नहीं रहा था। उस समय एक 8 बरस के लड़के ने आकर उसे गोद में ले दादी के पास पहुँचाया। इस लड़के के केस भी छोटे बच्चे के से ही पांडु श्वेत हैं, किंतु वे अधिक लंबे हैं। उनमें अधिक लटें पड़ी हुई हैं। उसके आपात नग्न शरीर का वर्ण भी वैसा ही गौर है, किंतु वह उतना पीवर नहीं है और उसमें जगह जगह काली मैल लिपटी हुई है। बड़े लड़के ने छोटे बच्चे को दादी के पास खड़ा कर कहा, दादी, रोचना ने हड्डी छीनी, अगिन रोता है। लड़का चला गया। दादी ने अपने सूखे हाथों से अगिन को उठाया। वह अब भी रो रहा था। उसके आंसुओं की बहती धारा ने उसके मैले कपोलों पर मोटी अरुण रेखा खींचती थी। दादी ने अगिन के मुंह को चूम चूम कर पुचकार कर कहा, अगिन मत रो, रोचना को मारती हूँ। और एक हाथ को नंगी किंतु वर्षों के चर्बी से सिक्त फर्श पर पटका। अगिन का ऊँ अब भी बंद न था और न बंद थे आंसू। दादी ने अपनी मैली हथेली से आंसुओं को पोंछते हुए अगिन के कपोलों की अरुण पंक्ति को काला बना दिया। फिर रोते अगिन को बहलाते होने के लिए सूखे चमड़े के भीतर झलकती हुई ठठरियों के बीच कुम्हड़े की सूखी बातियों की भांति लटकते चर्ममय स्तनों को लगा दिया। अगिन ने स्तन को मुंह में डाला और उसने रोना बंद कर दिया। उसी समय बाहर से बातचीत की आवाज़ आने लगी। उसने शुष्क स्तन से मुंह खींचकर ऊपर झाँका। किसी की मीठी सुरील आवाज़ आई, अगिन, अगिन। अगिन फिर रो उठा। 2 स्त्रियों ने सिर पर लादे लकड़ी के गट्ठर को एक कोने में पटका। फिर एक रोचना के पास और दूसरी अगिन के पास भाग गई। अगिन ने और रोते हुए माँ माँ कहा। माँ ने दाहिने हाथ को स्वतंत्र रखते हुए दाहिने स्तन के ऊपर स्याही के कांटे से गुथे सफ़ेद बैल के सरोम चमड़े को खोलकर नीचे रखा। जाड़े की भोजन कृच्छता के कारण उसके तरुण शरीर पर मांस कम रह गया था, तो भी उसमें असाधारण सौंदर्य था। उसके लाल मैल छूटे कपोल की अरुण श्वेत छवि, ललाट को बचाते बिखरे हुए लट विहीन सफ़ेद बाल, अल्प मांसल मृथुल वक्ष पर गोल गोल श्यामल मुख, स्तन, अनुदर, कृश कटी, पुष्ट, मध्यम परिमाण, नितम, पेशीपूर्ण, बर्तिल, जंघा, श्रम धावन, परिचित हालाकार पेंडुली। उस अष्टादशी तरुणी ने अगिन को दोनों हाथों में उठाकर उसके मुख, आँख और कपोलों को चूमा। अगिन रोना भूल चुका था। उसके लाल होठों में से निकालकर सफ़ेद दंतुलियाँ चमक रही थी। उसकी आंखें अर्धमुद्रित थीं। गालों में छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए थे।
नीचे गिरे वृषभ चर्म पर तरुणी बैठ गई। उसने अगिन के मुंह में अपने कोमल स्तन को दे दिया। अगिन अपने दोनों हाथों से पकड़े स्तन को पीने लगा। इसी समय दूसरी नग्न तरुणी भी रोचना के लिए पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे को देखने से ही पता लग जाता है कि दोनों बहनें हैं। ये था ओल्गा से गंगा कहानी का निशा भाग 1। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक एंड शेयर करें। कहानी का दूसरा भाग अगले हिस्से में। धन्यवाद।